हाँ तो प्यारे बच्चों, आज हम प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे। जो नेक्स्ट भाग है वो हमारा है। आज हम क्या पढ़ेंगे इसके बारे में, यह महत्वपूर्ण बिंदु है। पहला होगा आवर्धन क्षमता। आवर्धन जो क्षमता है उसके बारे में पढ़ेंगे और इससे जो भी प्रश्न बनेंगे उनको हम देखेंगे। न्यूमेरिकल 100% इसमें से बनता है। दूसरा हम देखेंगे अवतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में क्या अंतर है। वह उत्तल दर्पण में जो अंतर है वो उनके बारे में पढ़ेंगे और फिर यानी अवतल दर्पण व उत्तल दर्पण के उपयोग पढ़ेंगे। जैसे ही ये उपयोग पूरे हो जाते हैं तो हमारा परावर्तन वाला मैटर क्लियर हो जाता है, फिर अपवर्तन वाला आता है। आप एक बात ध्यान रखें, आपके अथवा में 3 नंबर का प्रश्न जरूर आएगा न्यूमेरिकल। एक में परावर्तन से संबंधित रहेगा, दर्पण से संबंधित रहेगा, तो नीचे अथवा में आता है लेंस से संबंधित। तो आप इन विकल्प में से कोई भी आपको जो अच्छा लगता है वो न्यूमेरिकल कर सकते हैं और हम इसके बाद में लेंगे अपवर्तन के बारे में। तो चलिए आज हमारा महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो आवर्धन क्षमता स्टार्ट करते हैं, क्या होती है। तो चलिए यहां पर यह है आवर्धन क्षमता। क्या है? आवर्धन क्षमता है। तो यहां पर आवर्धन क्षमता को जो प्रदर्शन होता है वो स्मॉल एम से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? स्मॉल एम से। यानी आवर्धन, अब इस एक नाम को एक बार आप पढ़े, ये नाम क्या है तो देखिए आवर्धन क्षमता। इसका मतलब आपने यदि मन लगा के नाम पढ़ा है तो इसका उत्तर भी आपने दे दिया है, क्योंकि वर्धन का मतलब होता है वर्धन। जैसे हम कहते हैं कि कोई भी चीज यदि हम खाते हैं, जैसे एप्पल खाते हैं या हम जो बनाना लेते हैं या गवावा लेते हैं, तो ये हमारे शरीर को क्या करते हैं? स्वास्थ्यवर्धक हैं। जैसे नशीली पदार्थ होते हैं, कहते हैं ये स्वास्थ्यवर्धक नहीं है, ये स्वास्थ्य के लिए नुकसान पहुंचाते हैं। तो यहां पर चलिए वर्धन का मतलब आप समझ गए, बढ़ाना। यानी कोई लेंस किसी बिंब का प्रतिबिंब कितना गुना बनाता है वो उसकी क्या कहलाती है? आवर्धन क्षमता कहलाती है। यानी हम इसको अपने सरल शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि किसी भी लेंस या दर्पण के द्वारा, दोनों का सेम मैटर है, आवर्धन क्षमता में ज्यादा डिफरेंस है नहीं। किसी भी लेंस या दर्पण के द्वारा किसी बिंब के प्रतिबिंब को आवर्धित करने की क्षमता क्या कहलाती है? उसकी आवर्धन क्षमता कहलाती है। पहला फैक्ट यह हो गया। दूसरा फैक्ट हम कह सकते हैं कि प्रतिबिंब की ऊंचाई व बिंब की ऊंचाई का जो अनुपात आता है वो उसकी दर्पण या लेंस की आवर्धन क्षमता कहलाती है। तो चलिए हम इस प्रकार से लिखते हैं, किसी किसी लेंस किसी लेंस या दर्पण दर्पण द्वारा बिंब को आवर्धित करने की क्षमता, बिंब को आवर्धित करने की क्षमता उस दर्पण या लेंस की आवर्धन क्षमता कहलाती है। आवर्धन क्षमता कहलाती है। क्षमता कहलाती है। पहली लाइन तो हमारे पास में यह हो गई। यानी किसी भी लेंस या दर्पण द्वारा बिंब को आवर्धित करने की क्षमता। इसके नीचे हम अंडरलाइन भी कर सकते हैं ब्लैक पेन से, एग्जाम में तो हमारे अच्छे मार्क्स आए, क्योंकि मेन क्लू यही है प्यारे बच्चों, आवर्धित करने की क्षमता उसकी आवर्धन क्षमता कहलाती है। अगला पॉइंट हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि किसी दर्पण द्वारा दर्पण या लेंस द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब कितना गुना बनता है, कितना गुना बनता है, यह आवर्धन क्षमता द्वारा दर्शाते हैं। यह आवर्धन क्षमता द्वारा दर्शाते
हैं। यह भी ध्यान रखें, कोई भी दर्पण या लेंस द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब कितना गुना बनता है, यानी कोई लेंस है या दर्पण है वो बिंब का प्रतिबिंब कितना गुना बनाता है, वो उसकी आवर्धन क्षमता के द्वारा ही दर्शाया जाता है। तो चलिए ये दो लाइन आपके समझ में आ गई होगी, आवर्धित करने की क्षमता, आवर्धन क्षमता, और कोई दर्पण या लेंस है वो बिंब का प्रतिबिंब कितना गुना बनाएगा वो आवर्धन क्षमता के द्वारा ही दर्शाते हैं। चलिए अब एग्जाम में कैसे प्रश्न आते हैं उसको हम एक बार लिखते हैं, फिर और भी एग्जाम लिखते चलेंगे। यहां पर इस लाइन के आधार पर समझते हैं। प्रश्न आता है किसी दर्पण की जो है आवर्धन क्षमता प्लस 1.5 है, इसका मतलब क्या है? तो प्यारे बच्चों यहां पे समझना है, ये प्लस तो बताता है कि इस प्रतिबिंब की जो है प्रकृति क्या है, यानी यह प्रतिबिंब बना है आभासी। क्या बना है? आभासी बना है, अर्थात सीधा बना है। क्या बना है? सीधा। और 1.5 का मतलब होता है कि इस लेंस ने उस बिंब का प्रतिबिंब 1.5 गुना बनाया है, यानी 1.5 गुने का मतलब है आपका बिंब था वो 10 सेंटीमीटर ऊंचा था, तो उसका प्रतिबिंब इस बेचारे ने कितना बना दिया? 15 सेंटीमीटर बना दिया। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि किसी भी दर्पण या लेंस द्वारा बिंब का प्रतिबिंब कितना गुना बनाया जाता है उसको दर्शाया जाता है आवर्धन क्षमता के द्वारा। तो चलिए यहां पर आप बताएंगे, आप खुद अब बताएंगे, यदि किसी दर्पण की आवर्धन क्षमता -1.0 है, ये क्या दर्शाती है? यह दर्शाती है दर्पण की पहली बात तो माइनस आ गया, इसका मतलब ये 100% अवतल दर्पण है। कौन सा है? अवतल दर्पण। इसने प्रतिबिंब वास्तविक को उल्टा बनाया है, लेकिन इसकी आवर्धन क्षमता 1 यह दर्शाती है कि बिंब जितना है 10 सेंटीमीटर का है, प्रतिबिंब भी 10 सेंटीमीटर का ही बना है। तो यह वस्तु कहां पे रखी थी? इसने वस्तु रखी थी वक्रता केंद्र पर। वक्रता केंद्र पर रखने पर हमने पहले ही कहा जितनी बिंब की ऊंचाई होती है उतना ही प्रतिबिंब बनता है, इसीलिए आवर्धन क्षमता -1.0 आती है। तो यह ध्यान रखना, यानी प्रतिबिंब है वो बिंब का 1 ही गुना बना है, जितनी बिंब की हाइट थी उतना ही प्रतिबिंब बना है, यह आवर्धन क्षमता दर्शाती है। तो चलिए हम नेक्स्ट और कह सकते हैं आवर्धन क्षमता में और क्या लिखेंगे? तीसरा फैक्ट हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई व यानी एच डैश व बिंब की ऊंचाई, बिंब की जो ऊंचाई है उसका जो हमारे पास में अनुपात है, अनुपात उस दर्पण या लेंस की आवर्धन क्षमता कहलाती है। क्या कहलाती है? आवर्धन क्षमता कहलाती है। यह तीनों ही फैक्ट हैं, तीनों ही महत्वपूर्ण परिभाषाओं के रूप में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई एच डैश व बिंब की ऊंचाई का अनुपात उस दर्पण या लेंस की आवर्धन क्षमता कहलाती है। तो अब हम इसको गणितीय रूप में किस प्रकार से लिख सकते हैं? यहां पे हम लिखेंगे m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है हमारे पास में, और यहां पर हम कह सकते हैं बिंब की ऊंचाई, बिंब की ऊंचाई, ये बिंब की ऊंचाई है, ये h डैश है और ये मेरे पास में है h। तो m बराबर मेरे पास में क्या आएगा? h डैश बराबर h आता है। यह आप ध्यान रखें, यानी आवर्धन क्षमता ज्ञात करने का सूत्र है m बराबर h डैश अपॉन h होता है। अब हम कहेंगे प्रतिबिंब ऊपर क्यों रखा, बिंब पहले क्यों रखा? तो पहले ही मैंने बताया है प्यारे बच्चों, पहले कौन आया? जैसे आपके सपोज कीजिए 10 नंबर का टेस्ट होता है, आपके नंबर कितने आते हैं? पहले आपके टेस्ट काउंट होता है 10 नंबर का है, बिल्कुल है, जिसको नीचे लिखेंगे। और जितने नंबर आपके आते हैं, मान लीजिए 8 नंबर आते हैं, तो यहां पर हम ऊपर 8 लिख देते हैं। तो हमने पहले ही कहा है बिंब पहले आता है, प्रतिबिंब बाद में आता है। तो हम यहां पे कह सकते हैं बिंब को नीचे लिखेंगे, बिंब की ऊंचाई को, और प्रतिबिंब की ऊंचाई को बाद में लिखेंगे। यह एच डैश और एच इसीलिए दर्शाया गया है, पहले मान लीजिए बिंब की ऊंचाई को मैंने h मान लिया,
तो इसको h के लिए डिफरेंस देना पड़ेगा, h हो गया। मान लीजिए और किसी h को दर्शाएंगे तो h डबल डैश से दर्शा सकते हैं, लेकिन यहाँ दो ही राशियां हैं इसलिए इससे दर्शाया जाता है। अब हम कहेंगे दर्पण के लिए यदि हमें आवर्धन क्षमता ज्ञात करनी होती है तो m बराबर h डैश अपॉन h तो होता ही है, इसके साथ में हम यहां करके भी लिख सकते हैं। चलिए इसके नीचे यहां पर हम लिख सकते हैं या m बराबर h डैश अपॉन h बराबर माइनस v बट्टा u। यह आपका पूरा का पूरा क्या है, आवर्धन क्षमता ज्ञात करने का पूरा प्रोसेस हो गया। यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई और यहां पे प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई व बिंब की ध्रुव से दूरी के मध्य संबंध होता है, तो यह ध्यान रखें। और यहां चिन्ह आएगा माइनस में। तो यहां पर आप समझ गए होंगे प्यारे बच्चों, आवर्धन क्षमता ज्ञात करने का यदि हम इनकी दूरियों के मध्य भी यह जो v होता है वो आपको पता है क्या होता है, v यहां पर होगा ध्रुव से प्रतिबिंब के मध्य की दूरी और u होता है ध्रुव से बिंब के मध्य की दूरी। और ये h डैश और h आपने जान लिया और मैंने पहले ही बताया है, प्रतिबिंब को ऊपर रखना है, बिंब को नीचे रखना है, तो करेक्ट हमारे पास में यह होता है। और इसी प्रकार पे न्यूमेरिकल बेस प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए यहां आपने इस प्रकार से लिख लिया। अब हम एक न्यूमेरिकल करने का प्रयास करते हैं हल, जिससे आपके एग्जैक्ट हैं वो समझ में आ जाए। हाँ तो चलिए प्यारे बच्चों, प्रश्न इस प्रकार से हैं। क्वेश्चन ये है 6 सेंटीमीटर लंबाई की एक कील, लंबाई की एक कील उत्तल दर्पण के सामने, उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। यदि इस दर्पण की, यदि इस दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, तो कील के प्रतिबिंब की लंबाई, तो कील के प्रतिबिंब की लंबाई तथा स्थिति ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। ये लीजिए, इसमें आपके आवर्धन क्षमता से संबंधित पूरा प्रश्न क्लियर हो जाएगा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको पहले आप पढ़ने का प्रयास करें। 6 सेंटीमीटर लंबाई की एक कील, इसका मतलब बताइए। बिंब मेरे पास में क्या है, बिंब है। ये 6 सेंटीमीटर लंबाई का क्या है, मेरे पास में बिंब है। और यह उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पे रखा जाता है। इसका मतलब सीधा शब्दों में यहां पे कह सकते हैं u का मान मेरे पास में क्या होगा, 20 होगा। और यदि इसके दर्पण की फोकस दूरी, और f दे दी है इसने ये, तो कील की प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात करो। यहां ध्यान रखना, कील के प्रतिबिंब की लंबाई पूछी है, तो यहां पे ये ऊंचाई पूछ रहा है, यानी h डैश पूछ रहा है। और स्थिति ज्ञात करो, स्थिति का मतलब है प्रतिबिंब ध्रुव से कितनी दूरी पर बना है, या प्रकृति नहीं पूछी है इसने। देखिए स्थिति, ध्यान रखना, एक स्थिति शब्द आता है, एक प्रकृति शब्द आता है। स्थिति में तो यह पूछा जाता है कि ध्रुव से वस्तु कितनी दूरी पर है, वस्तु कितनी दूरी पर है। प्रकृति में यह पूछा जाता है प्रतिबिंब आभासी बनता है या सीधा बनता है, प्रतिबिंब आभासी बनेगा या सीधा बनता है। यह लाइन आप समझने का प्रयास करें कि किस प्रकार से क्या कंटेंट पूछे जाते हैं। तो चलिए, स्थिति पूछी है तो आपका क्लियर मैटर हो गया, ध्रुव से वस्तु कितनी दूरी पर है यह पूछा गया है। प्रकृति पूछता तो यहां पे कहता प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता। इस प्रश्न को देखते हुए चलिए हम सोल्व करते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो पहले हम यहां पर इस लैंग्वेज में, मैंने पहले ही कहा आप प्रश्न को अच्छे से पढ़े फिर लिखे दिया हुआ क्या है। तो चलिए यहां पर हम लिखते हैं दिया हुआ क्या है। यहां पर आंसर इस प्रकार से लिख सकते हैं, यानी h डैश आप क्या कहोगे, प्रतिबिंब की ऊंचाई।
तो प्रतिबिंब की यहां पे हम ऐसे भी कह सकते हैं, प्रतिबिंब की लंबाई यानी एच डैश बराबर क्या दिया है, 6 सेंटीमीटर। कितना दे दिया प्यारे बच्चों, 6 सेंटीमीटर दे दिया। उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, तो यहां पे हम कह सकते हैं बिंब की दूरी, बिंब की जो दूरी है यानी हम कह सकते हैं u। और मैंने पहले ही कहा है u कहीं पर भी हो, चाहे कोई भी दर्पण हो चाहे कोई भी लेंस हो, आप क्या करोगे, -20 सेंटीमीटर रख दोगे। हाँ तो प्यारे बच्चों यहां पर बिंब की दूरी कितनी आ गई, 20 सेंटीमीटर आ गई। यदि इस दर्पण की फोकस दूरी f बराबर हम कहेंगे, f किसकी बात हो रही है, उत्तल की हो रही है, डेफिनेट क्या होगा, +10 सेंटीमीटर होगा। यह आप थोड़ा सा ध्यान रखें। और यहां पे अगला कर है, स्थिति ज्ञात करो, प्रतिबिंब की लंबाई पूछी है। तो यहां पे क्या है, किसका मान पूछा है, यहां पे पूछा है कील के प्रतिबिंब की। तो चलिए 6 सेंटीमीटर बिंब है, यानी प्रतिबिंब की लंबाई ये नहीं है, ये है बिंब की लंबाई। क्या है, बिंब की लंबाई, बिंब की लंबाई है h बराबर मेरे पास में 6 सेंटीमीटर है। और प्रतिबिंब की ऊंचाई जो हमें है वो ज्ञात करनी है, और एक साथ में हमें क्या करना है, v का मान भी क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यह हमारे पास में यानी प्रतिबिंब की जो है ध्रुव से दूरी कितनी होगी वो भी हमें ज्ञात करनी है, दो मान हमें ज्ञात करनी है। तो चलिए अब हम इस प्रश्न की सहायता से करते हैं। तो यह फैक्ट आप याद रखें, और अब यहां पर आपने दिया हुआ है, लिख लिया है। तो चलिए अब हम इसको आगे प्रयास करते हैं, क्या हमारा आंसर आएगा। तो हम कहेंगे, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, दर्पण सूत्र जानते हैं, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। अब आपको क्या करोगे, यह मान आपको डायरेक्ट नहीं लिखना है, मैंने पहले ही कह दिया। अब दूसरी स्टेप में आपको जिसका मान पूछा है यानी ज्ञात करना है उसको पकड़ लेना है, बाकी का ट्रांसफर कर देना है। तो v का मान पूछा है, 1/v आ जाएगा, 1/f माइनस 1/u। अब आपको मान रखने हैं, ध्यान रखना, पहले दर्पण सूत्र लिख के ट्रांसफर कर देना, फिर उस दर्पण सूत्र में जो मान है वो आवेश सहित आप लिख दोगे। तो 1/v हमारे पास में है, 1/f का मान आपके पास में दिया है 10 प्लस में, और माइनस 1/u का मान प्यारे बच्चों कितना दिया हुआ है, वो है 1 माइनस का 20। यह आपके पास में आ गया सोल्व करने पर। तो चलिए यहां पर हम साइड में लिख लेते हैं, यह हमारे पास में अभी आगे सोल्व करने पे, इनको मिटाने पे दिक्कत नहीं आएगी। h बराबर आपके पास में 6 सेंटीमीटर, u बराबर -20 सेंटीमीटर, f बराबर आपके पास में +10 सेंटीमीटर, h डेश और v का मान आपको पूछा है। तो यहां तक आप पहुंच गए। अब हमें पता है आगे क्या करना है, तो चलिए हम आगे आपको बताते हैं। तो आगे आपको क्या करना है, ये माइनस और माइनस वाला चिन्ह आपको लेना है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं 1/v बराबर 1/10, प्लस को आगे शो करने की जरूरत है नहीं, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इनका जो लेसअप होगा वो क्या होगा, यहां पर हम कह सकते हैं 1/v 20 गुणा 1/10 प्लस 20 गुणा 1/20 हो जाएगा। अब इनको जैसे काटेंगे 2 और ये 1, तो प्यारे बच्चों यहां पर आप बहुत बड़ी गलती करते हैं, ये ध्यान रखें, 2 और 1 को जोड़े तो हम कहेंगे 1/v बराबर यहां होता है 2 और 1 3, और ये हमारा लेसअप आया था 20। अब आगे क्या करना है, ये हमारे पास में मान आया है 1/v का, और हमें चाहिए v का मान। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप में हम लिखते हैं। तो हम लिखेंगे v बराबर 20/3। आप कहोगे ये कैसे हो गया, यानी इसका मान जब उल्टा करते हैं तो समीकरण में दायां पक्ष भी उल्टा होता है, तो 20 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, बड़े इज्जत से आएगा। तो चलिए यहां पर ये हो गया। अब हम यदि 20 में 3 का भाग देते हैं तो हमारे पास में v बराबर आता है, यानी प्लस का 6.6 आता है। क्या आता है प्यारे बच्चों, प्लस का 6.6 आता है। अभी मैंने पहले ही कहा था जब उत्तल दर्पण दिया हुआ है डेफिनेट v का मान प्लस में ही आएगा, क्योंकि आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो यहां पर हमारे पास में v का मान आ गया +6.6, और हम यहां पे कह सकते हैं, अब हमें क्या पूछा गया है, तो हम जानते हैं m बराबर मेरे पास में क्या है, h डेश बट्टा h, और यहां पे माइनस का v अपॉन u,
यह हमारे पास में दर्पण से संबंधित फॉर्मूला है। तो अब हम क्या करेंगे, एच डैश का मान हमें ज्ञात करना है। तो हम यहां पे कह सकते हैं एच डैश मेरे पास में क्या होगा, एच डैश रहेगा, एच का मान दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और माइनस वी का मान आपको पता है, आपने अभी निकाला था 6.6 आता है। और यहां पे हम कह सकते हैं ये माइनस यहां आ जाएगा, यू का मान हमारे पास में दिया हुआ है 20, तो यहां पे माइनस का 20 ये आ जाता है। अब चलिए आप करोगे क्या, यहां पे हम जानते हैं किस प्रकार से प्रोसेस होगा, माइनस और माइनस यहां पे आपके पास में राशि दी हुई है, तो हम कह सकते हैं चलिए इसको आगे सोल्व इस प्रकार से होगा, ये माइनस और माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो एच डैश बट्टा 6 बराबर यहां पे 6.6 और यहां पे ये 20, यानी माइनस और माइनस क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तब हमारे पास में आगे हम क्या करेंगे, 20 गुणा एच डैश बराबर 6.6 गुणा 6, यह इस प्रकार से सोल्व होगा। एच डैश बराबर मेरे पास में 6.6 गुणा बट्टा में क्या आ गया, 20 आ गया। अब आगे आप सोल्व करेंगे तो यहां पे हमारे पास में 3 आ जाता है और यहां पे आ जाता है 10। अब आगे जब आप इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास में आ जाता है, यानी 6.6 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 18 छत्री 18 और ये 19, यानी 19.8। एच डैश बराबर आ जाता है 19.8 डिवाइड बाई 10। अब आगे आपको पता है जब 10 है तो हमारे पास में एच का मान क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, एच डैश बराबर आ जाएगा 1.98, यह हमारा क्या आ जाएगा, ऊंचाई आ जाएगी, यानी किस में आ जाएगी, सेंटीमीटर में हमारी ऊंचाई आ जाएगी। तो अब हम कह सकते हैं जो प्रश्न में पूछा गया है उसके अनुसार हम आंसर देंगे। तो यहां पर कहेंगे प्रतिबिंब की स्थिति, तो आंसर में ए बराबर हम लिख देंगे, वी बराबर है वो प्लस 6.6 सेंटीमीटर है, और मेरे पास में बी बराबर क्या है, एच डैश बराबर मेरे पास में क्या आया है, 1.98 सेंटीमीटर आया है। इस प्रकार से आपको क्या करना है, आंसर निकालना है। ये प्लस में जो वैल्यू आती है माइनस में आए जो भी लिखना है, तो ये हमारे पास में 1.98 सेंटीमीटर आ गया, इतनी ऊंचाई पे ये मान बनता है। तो बताइए इस प्रकार से आपको सोल्व करनी है। तो चलिए अब हम यहां पे कह सकते हैं आवर्धन क्षमता का मात्रक, एक नोट लगा लें आप, आवर्धन क्षमता का मात्रक, आवर्धन क्षमता का मात्रक, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, मात्रक पूछा जाता है। तो मात्रक हमें कहा जाए, हमें पता है m बराबर होता है एच डैश बट्टा एच, यानी ये भी ऊंचाई है ये भी ऊंचाई है, चाहे मीटर बट्टा मीटर रखेंगे या सेंटीमीटर बट्टा सेंटीमीटर रखते हैं, ऊंचाई ऊंचाई एक दूसरे को कैंसिल कर देती है। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह मात्रकहीन राशि है। क्या है, मात्रकहीन राशि है, इसका कोई मात्रक नहीं होता, यानी आवर्धन क्षमता का मात्रक नहीं होता है, यह ध्यान रखें। तो चलिए यह आपके कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम आपको एक प्रश्न देते हैं, उसको आप सोल्व करें। तो प्रश्न इस प्रकार से है, उत्तल दर्पण में H बराबर 10 सेंटीमीटर, H डैश बराबर 20 सेंटीमीटर और V बराबर U बराबर 10 सेंटीमीटर। तो V डैश का मान बताइए, यह आपको मान बताना है, V डैश का मान बताना है, यानी V का मान बताना है। तो हमें पता है M बराबर मेरे पास में फॉर्मूला है H डैश बट्टा H बराबर माइनस V बट्टा U, यानी ये काल्पनिक इमेजिन पर्सन के हिसाब से हमें जो लाइन है उसके हिसाब से हम लिख सकते हैं। तो चलिए यहां पर हम बात करते हैं, कोई भी लेंस दर्पण होगा तो U का मान मेरे पास में क्या आएगा प्यारे बच्चों, माइनस में आएगा। क्या आएगा, माइनस में आएगा। U कहीं पर भी है माइनस में ही आएगा। H डैश का मान दिया हुआ है 20, H का मान कितना दिया हुआ है, H का मान दिया है 10 माइनस, और यहां पर आपको पूछा है V का मान और माइनस यहां पे दिया हुआ है 10। तो यहां पर अब हम किसका मान ज्ञात करना चाहेंगे, यहां पर यदि हमें पता है माइनस और माइनस आ गया है ऑटोमेटिक, तो हमारे पास में हम कह सकते हैं V गुणा 10 बराबर 20 गुणा 10।
तो v बराबर मेरे पास में 20 गुणा 10 डिवाइड बाई 10 आ जाता है, 10 से 10 कट जाता है तो 20 सेंटीमीटर हमारे पास में आ जाती है प्लस में वैल्यू। तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी बनता है। और एक बात ध्यान रखना, उत्तल दर्पण जैसे ही शब्द आ जाता है आपको v और f के मान हमेशा पॉजिटिव में निकालने हैं, और u का मान कहीं पर भी पूछे, चाहे आपको दर्पण में पूछे चाहे लेंस में पूछे, आपका मान माइनस में आना चाहिए, यह बात आप ध्यान रखें। और f यानी उत्तल दर्पण में यदि आपको एग्जामिनर f और v का मान पूछे, यह हमेशा प्लस में ही आना चाहिए, और यदि आपको किसी में भी u का मान पूछे, यह हमेशा माइनस में आना चाहिए। तो चलिए आपके यह मुझे लगता है कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण की जो उपयोग हैं उनके बारे में। तो अवतल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग किसमें होता है? तो हम कह सकते हैं नंबर 1 सर्च लाइट में, सर्च लाइट में, सर्च लाइट में। यानी सर्च लाइट में इसलिए किया जाता है प्यारे बच्चों, कारण क्या होता है कि यह अवतल दर्पण क्या करता है? आपतित प्रकाश को एक बिंदु पर क्या करता है? ये यानी केंद्रित करता है। तो हम कह सकते हैं यह अवतल दर्पण क्या करता है? समांतर किरणों का यानी समांतरशाली प्रकाश की किरणों का पुंज प्राप्त करता है। तो यानी ये समांतर जो किरण होती है आपतित, उनका क्या करता है? एक पुंज प्राप्त करता है, एक जगह पे ये अपनी रोशनी डालता है जिससे हमें स्पष्ट दिखाई देता है। तो आपने कभी देखा होगा टॉर्च इस प्रकार से होती है, आप फोकस डालते हैं तो इस पे ही जाके आपका पूरा का पूरा प्रकाश पड़ता है और वो वस्तु हमें नजर आती है। तो हम कह सकते हैं सर्च लाइट में व सर्च लाइट व टॉर्च में, टॉर्च में। और इसका उपयोग क्यों किया जाता है? यानी समांतर शक्तिशाली शक्तिशाली प्रकाश का पुंज प्राप्त करने में। तो यह ध्यान रखें, यह प्रश्न आता है। यानी सर्च लाइट और टॉर्च होती है, उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि समांतर शक्तिशाली प्रकाश का पुंज प्राप्त करने में किया जाता है। और वाहनों के नंबर 2 कह सकते हैं, वाहन के अग्र दीप्त हेडलाइट में, हेडलाइट में भी इसीलिए काम किया जाता है। ये सेम है, समांतर शक्तिशाली प्रकाश का पुंज प्राप्त करने में इसका प्रयोग करते हैं। तीसरा होता है चिकित्सा में, चिकित्सा में क्या उपयोग होता है? हम कह सकते हैं जो डॉक्टर यानी हम कह सकते हैं दांत व कान के डॉक्टर इस दर्पण का उपयोग अंग को बड़ा देखने में करते हैं। और यह आप पता चल गया, ये बड़ा तभी देखेंगे, आप देखते होंगे डॉक्टर कहते हैं मुंह फाड़, फिर हमारे पास में ऐसे दर्पण वो लेके आते हैं। कारण क्या है? वो उस वस्तु को क्या करते हैं प्यारे बच्चों, यानी फोकस बिंदु और ध्रुव बिंदु के मध्य रखते हैं, जिससे उसका आभासी और वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो दांत व कान, आंख, डॉक्टर यानी क्या करते हैं? इसका उपयोग अंग को बड़ा देखने में करते हैं। तो यह ध्यान रखें, अवतल दर्पण का इसमें उपयोग होता है। तो चलिए यहां पर हम अब नेक्स्ट बात करते हैं उत्तल दर्पण की। उत्तल दर्पण का उपयोग किसमें होता है? यानी हम कह सकते हैं उत्तल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण, देखिए उत्तल दर्पण का उपयोग होता है वाहनों में। वाहन में पार्श्व जो दर्पण होते हैं, पार्श्व दर्पण में यानी जो साइड में लगे हुए दर्पण होते हैं उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है प्यारे बच्चों। क्यों होता है आप समझ गए होंगे। यानी कारण क्या होता है कि यह उत्तल दर्पण क्या करता है? बाहर की ओर वक्रित होता है, जिससे इसका दृष्टिप्रास बहुत ज्यादा होता है। यानी यहां पर यह दर्पण लगा हुआ है इस प्रकार से, तो इस ड्राइवर को क्या करेगा? इसका पीछे का बहुत लंबा पोर्शन आसानी से दिखाई देता है। सबसे बड़ी बात यह है, यह वस्तु का छोटा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है, इस कारण इसका पार्श्व दर्पण में करते हैं। तो ये नोट लगा के आप लिख लें, यानी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यानी हम कह सकते हैं वाहन
वाहनों में पार्श्व दर्पण उत्तल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण होता है क्योंकि क्योंकि यह दर्पण बाहर की ओर वक्रित होता है। क्या होता है? बाहर की ओर वक्रित होता है, जिससे इसका दृष्टिप्रास बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक होता है, जिससे ड्राइवर पीछे के बड़े दृश्य को पीछे के बड़े क्षेत्र को आसानी से देख सकता है, आसानी से देख सकता है तथा उत्तल दर्पण वस्तु का छोटा व आभासी प्रतिबिंब बनाता है, बनाता है। इसी कारण उत्तल दर्पण का प्रयोग वाहनों में पार्श्व दर्पण के रूप में करते हैं। आज का मैटर यहीं पे खत्म होता है। कल हम लेके आएंगे अवतल जो अपवर्तन है उसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप इन फैक्ट को है अच्छे से समझें और नोट्स बना के यथासंभव है लिखने का प्रयास करें। यही प्रश्न आएंगे कि उत्तल दर्पण है वो किस प्रकार से उपयोग होता है। आवर्धन क्षमता से प्रश्न आता है। आवर्धन क्षमता का मात्रक क्या होता है? आवर्धन क्षमता का मात्रक कुछ भी नहीं होता है, एक मात्रकहीन राशि है। जैसे आपको कहे फोकस दूरी का मात्रक क्या होता है, तो ध्यान रखें फोकस दूरी का मात्रक होता है वो हम कहें तो वो लंबाई के अंदर है, तो यहां पे हम कह सकते हैं सेंटीमीटर, यानी मीटर होता है और मीटर का छोटा रूप सेंटीमीटर, मीटर या सेंटीमीटर। कभी कभी हमें क्या है प्यारे बच्चों, यह भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि आपकी साइकोलॉजी कहां तक काम करती है। देखिए फोकस दूरी का मात्रक, अगला करें दूरी का मात्रक बताओ ना आप, हम तो करें फोकस दूरी, तो एफ हमें पता है किस में नापी जाती है फोकस दूरी, तो हम यहां पे कह सकते हैं कि फोकस दूरी का जो मात्रक होगा वो क्या होगा, मीटर या सेंटीमीटर होता है। तो तमाम प्रश्नों के साथ में न्यू कंसेप्ट क्लासेज अब आपसे विदा ले रहा है। धन्यवाद।